हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज स्टूडेंट्स हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आई गेस आप में से कईयों को इसका जवाब पता होगा कि हम बीमार इसलिए पड़ते हैं सर क्योंकि हमें कोई इन्फेक्शियस पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस अटैक कर देता है, या फिर हमारी डाइट में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसका एक माल न्यूट्रिशन होता है, उसका एक डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाता है, या फिर जीन्स की वजह से हमारे में कुछ बीमारियां आ जाती हैं जो हमारी फैमिली में चल रही होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या देखी होंगी किसी के साथ होते हुए। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा, बट ये चैप्टर फिर भी आपके लिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको जो एग्जैक्ट बातें हैं वो क्लियरली पता लग जाएं। अभी आपको जर्नल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिली होगी इस टॉपिक से रिलेटेड कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बट आफ्टर आवर लेक्चर्स आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, हेल्थ इसे कहते हैं। हम बीमार जब पड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं और ये इफ़ेक्ट्स होते हैं बीमारी से, और बीमारियों से बचने के तरीके क्या हैं आपको सब पता लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हमने एक लेक्चर फ्लो बनाया हुआ है इस लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले हम स्वस्थ शरीर, हेल्थ से बात करेंगे कि जब कोई हेल्दी होता है तो उसका क्या मतलब होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्थ और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ, इट मीन्स health is a state of physical, mental and social well-being। इसका ये मतलब होता है, हेल्थ का मतलब एक ऐसी स्टेट से है, एक ऐसे इवेंट से है जब एक इंसान के पास फिजिकल टोटैलिटी हो, वो पूरी तरह से फिजिकली फिट हो, मेंटल टोटैलिटी हो मतलब मेंटली पूरी तरह से फिट हो, एंड सोशल टोटैलिटी हो मतलब सोशली भी वो इंडिविजुअल पूरी तरह से फिट हो। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। फिजिकल वेलबींग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ इस तरह की होनी चाहिए कि आप सुबह उठ के रात को सोने के बीच में जो भी टाइम है उसमें आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आपकी बॉडी फुलफिल कर सके। मेंटल वेलबींग का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो भी लाइफ में ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स या जो भी आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आप उनको अपना माइंड लगा के, अपने लॉजिक्स लगा के, अपनी विजडम लगा के उनको ईज कर सकें, उनको सिंप्लीफाई कर सकें ताकि आपके लिए मुश्किलें कम हो जाएं। सोशल वेलबींग का क्या मतलब हुआ? ह्यूमन बीइंग, वी नो दैट इज अ सोशल एनिमल। सोशल वेलबींग का ये मतलब है कि आपका, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सोसाइटी में एक सर्कल होता है उसके बीच में उठना बैठना बिल्कुल नॉर्मल हो। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका बिहेवियर एब्सर्ड है या आपका बिहेवियर अजीब है या आप बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट वाले हो, बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा होते हो। किसी भी तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर्स सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ एन इवेंट जो हम अचीव करते हैं जब हम मेंटली, फिजिकली एंड सोशली एकदम टोटैलिटी, एकदम फिट हो, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या है। तो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है हेल्दी होने की क्या सिग्निफिकेंस है। स्टिल हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग हेल्दी और हेल्थ। सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज दैट लाइफ इज लिव्ड फुली। जो पर्सन हेल्थी होते हैं उनको अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने की आज़ादी होती है। उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता,
किसी तरह की सीरियस मेडिसिन पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, कहीं आने जाने की मनाही नहीं होती, उनको कुछ खाने पीने की मनाही नहीं होती, वो जो चाहे अपनी लाइफ में अपने शरीर अपने दिमाग की मदद से वो चीज़ कर सकते हैं या फिर हासिल कर सकते हैं। सेकेंड सिग्निफिकेंसेस, हेल्दी होने से बेटर लाइफस्टाइल होता है, आपका लाइफस्टाइल बेटर रहता है, एंड हेल्थी होने से आप लेस नंबर ऑफ वर्क डेज लॉस्ट होते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत हेल्थी रहता है तो उसके कम दिन बीमारी की वजह से वेस्ट होंगे, वो दिन जब वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है वो सभी दिन उसके बच जाएंगे अगर वो हेल्थी रहता है साल भर, और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगी, राइट, और इससे हमारी कंट्री की जीडीपी स्ट्रांग होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स बेटर हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स विल बिकम स्ट्रेंथन्ड। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है हम सभी, वी ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेस। कोई पर्सन अगर किसी कंपनी में काम करता है तो वो उस कंपनी के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है, एंड इन ऑल कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वो पर्सन अपने इनपुट से अपने एफर्ट से कंट्री को आगे बढ़ाता है। ही अर्न्स मनी, ही अर्न्स a place in society, he provides services to various sectors of the society। उससे कंट्री को अलग अलग फॉर्म्स में बेनिफिट होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है, एक सोसाइटी को बेनिफिट होता है। तो हेल्थी होने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और यू कैन से हार्ड अर्न्ड मनी इज नॉट स्पेंट ऑन डिसीजेस। अगर कोई पर्सन हेल्थी है, उसको डिसीजेस कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो डिसीजेस पे वेस्ट या नहीं लगेगा या वेस्ट नहीं होगा। ये सब कुछ जर्नल बेनिफिट्स हैं हेल्थी होने के, राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज जो हम सोसाइटी में या अपने घरों में देखते हैं। आइए देखते हैं किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज फेस किए जाते हैं। सो बेसिकली दो तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, पर्सनल हेल्थ इश्यूज एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज। सो सी, पर्सनल हेल्थ इश्यूज की पहले बात करेंगे। पर्सनल हेल्थ इश्यूज, सो देयर आर हेल्थ इश्यूज, टाइप्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। या तो किसी पर्सन को अपने इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज। सो पहले पर्सनल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो दीज इश्यूज आर ऑन इंडिविजुअल लेवल, एक पर्सन के अपने लेवल पे अपने रहन सहन की वजह से। बेसिकली ये उनके ओन वर्क और बेसिकली होम एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं ये हेल्थ इश्यूज, उनके खुद की वजह से, ठीक है। और क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं तो दे आर यूजुअली ड्यू टू वंस हैबिट्स, अपनी खुद की आदतों की वजह से ये हेल्थ इश्यूज उभर के आते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को आदत है रात को लेट सोने की, सो लेट नाइट वर्क करने की आदत है, उससे उनकी रात की नींद पूरी नहीं होती, इससे वो डिस्टॉर्टेड फील करते हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है उनका माइंड लैक करता है क्लैरिटी में, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड, और इससे उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि वो मोटे होते जा रहे हैं, या फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती जा रही है, या फिर कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो गया है, ब्रेन के सेल्स
डेड होने लग पड़ते हैं अगर उसको प्रॉपर नींद नहीं मिलती। तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज जो किसी पर्सन को अपनी वजह से हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल की हरकतों की वजह से या रहन सहन की वजह से, हम उनको कहते हैं पर्सनल हेल्थ इश्यूज। आप इसमें पर्सनल हाइजीन की बात भी कर सकते हैं। दीज हेल्थ इश्यूज आर ड्यू टू वंस ओन हैबिट्स और हाइजीन। अपनी साफ सफाई नहीं रखी आपने तो किसी को फंगल बीमारी लग गई, कोई प्रॉपर्ली अपनी स्किन को साफ नहीं रखता था तो उनको स्किन पे फंगस की डिसीज लग गया, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम लग गया, कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था तो उनकी किडनीज फेल हो गई। दीज आर ऑल पर्सनल हेल्थ इश्यूज। नाउ कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं। ऑन कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज वी कैन से दे आर एट कम्युनिटी लेवल। सो इसमें मोर देन वन पीपल आर इन्वॉल्व, मोर देन यूजुअली यू कैन से कम्युनिटी में 10, 15, 20 लोग तो होंगे इससे। सो मोर देन 20 पीपल आर इन्वॉल्व इन दीज हेल्थ इश्यूज एंड दे आर usually found in public places। ये हेल्थ इश्यूज यूजुअली पब्लिक प्लेसेस में पाए जाते हैं और हो सकता है पब्लिक प्लेसेस में शुरुआत हो इनकी, बट इनका जो रिजल्ट है वो पर्सनल हेल्थ इश्यूज पे भी आने लग पड़े। मैं इसका एग्जांपल देता हूं अभी। तो पहले इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक लोकेलिटी में रहते हैं और उस लोकेलिटी में लेट से 50 घर हैं और 50 घर में से 30 घर को आदत है अपना जो गार्बेज है उसको कूड़ेदान में डंप करने का, राइट। बट बाकी जो 20 घर के लोग हैं उनको ये हैबिट नहीं है। वो उनकी आदत होती है साथ वाला प्लॉट खाली है वहाँ पे गार्बेज फेंक देना, या फिर कई बार गार्बेज को घर के बाहर रख देते हैं और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो गार्बेज को फैला देते हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा कि वो जो 30 घर अच्छी आदत वाले थे जो गार्बेज को डंप करते थे प्रॉपरली गार्बेज बिन के अंदर, उनका किया कराया भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो 20 घरों ने गंद मचाया हुआ है वो पूरी लोकेलिटी में फ्लाइज, मॉस्किटोज, अलग अलग तरह की गंदी स्मेल, फाउल स्मेल, इन सब को जन्म देगा और इससे बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। वो जो मॉस्किटोज उस गंद में पनपेंगे, ब्रीड करेंगे, वो किसी को भी बाइट कर सकते हैं, डेंगी या फिर मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जो हाउस फ्लाइज होंगी वो किसी भी तरह के गार्बेज पे बैठ के किसी के घर में जाके खाने वाली चीज़ों पे बैठ सकती हैं और बीमारियां फैला सकती हैं। तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज जो ज़्यादा लोगों के सोसाइटी में आते हैं, जिसमें मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल ऑफिसेस, मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, इनको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज। एंड इसका इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत तो होती है घर के बाहर से, बट इसका इफेक्ट किसी पर्सन की पर्सनल स्पेस में भी हो जाता है, पर्सनल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल ये है दैट फॉर एग्जांपल इन सोसाइटी मीन्स हाउसिंग सोसाइटी, in a housing society a few people do not dump their garbage properly, which leads to foul smell and breeding ground of insects such as mosquitoes and flies, house flies, etc. And usually these insects can be disease causing. So ये insects disease भी cause कर सकते हैं। So इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कम्युनिटी हेल्थ में आ जाती हैं। यू कैन अप्लाई योर ब्रेन एंड फाइंड सेवरल एग्जाम्पल्स फॉर पर्सनल हेल्थ इश्यूज एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज। तो इसकी बहुत एग्जाम्पल्स है, कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 1 या 2 एग्जाम्पल्स बता दी तो बस वही हैं।
आप अपनी डेली रूटीन में से एग्जाम्पल्स पिक कर सकते हैं. अप्लाई योर माइंड एंड अप्लाई एंड फाइंड आउट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हेल्थी एंड डिसीज फ्री. ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, पर इनमें बहुत एक नैरो डिफरेंस है, एक बहुत नैरो सा एक लाइन है जो इनको सेग्रीगेट करता है. आइए देखते हैं वो क्या है. वो क्या मतलब होता है हेल्थी होने का और डिसीज फ्री होने का, आइए देखते हैं. हेल्थी एंड डिसीज फ्री, क्या ये दोनों सेम बातें हैं या डिफरेंट हैं? आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. पहले मैं डिसीज फ्री की बात करता हूं. डिसीज फ्री का मतलब होता है इट मीन्स अ मेयर एब्सेंस ऑफ अ डिसीज. डिसीज फ्री होने का मतलब है सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज का होना, मतलब कोई बीमारी नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि पर्सन हेल्थी ही है. मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा. हेल्दी होने का क्या मतलब है? वी ऑल नो इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, राइट? सो आप कहेंगे सर जिस बंदे को कोई बीमारी नहीं है वो हेल्दी तो हुआ. नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल देने के लिए आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ डांसर. यू नो देयर आर डांसर लाइक बेली डांसर्स और बैलेट डांसर्स, राइट? सो जो डांसर्स होते हैं, जो बैले डांसर्स होती हैं, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. दे हैव टू लाइक डांस ऑन देयर टोज एंड दे हैव टू लाइक परफॉर्म वेरियस डांस पोजीशंस जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करती हैं. लेट्स से देयर इज अ डांसर और वो दिन रात मेहनत करती है अपनी डांस को बढ़िया एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए, बट उनकी बॉडी में जो उनकी बॉडी की मसल्स हैं या बॉडी की जो बोन्स हैं वो उन्हें अलाउ नहीं कर रही उतनी फ्लेक्सिबिलिटी. उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है. वो जब भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल डांस पोजीशंस परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं उन्हें पेन होती है या उनसे बस वो अपनी लिमिट्स पुश नहीं हो पा रही. तो ध्यान दीजिए, उनकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, स्टिल वो अपने अल्टीमेट मोटिव को अचीव करने में नाकामयाब है. तो मैं कहूँगा दैट डांसर इज परफेक्टली डिसीज फ्री. उनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, बट शी इज़ ऑल्सो नॉट 100% हेल्थी, क्योंकि वो अपना वो गोल चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, वो उसको पूरी तरह से अचीव नहीं कर पा रहे. देयर इज अनदर एग्जाम्पल विच कैन बी ऑफ अ स्टूडेंट. एक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल दैट स्टूडेंट कैन नॉट फोकस ऑन द स्टडीज, या फिर वो 15 या 20 मिनट पढ़ने के बाद इतने थक जाते हैं कि उनको रेस्ट चाहिए, और उस रेस्ट बार बार रेस्ट फ्रीक्वेंट रेस्ट के चक्कर में वो कभी अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते, या जितना उनको इनपुट डालना चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते. तो मैं कहूँगा कि दैट स्टूडेंट इज नॉट हैविंग एनी डिसीज, दैट स्टूडेंट इज परफेक्टली डिसीज फ्री, बट ही और शी इज ऑल्सो नॉट 100% हेल्थी, क्योंकि वो अपने माइंड को उस लेवल पे पुश नहीं कर पा रहे जो उनको चाहिए. तो रिमेंबर दैट अगर कोई पर्सन अपनी बॉडी की लिमिट्स, चाहे वो फिजिकल लिमिट्स हो, मेंटल लिमिट्स हो या सोशल लिमिट्स हो, उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज नहीं कर पाते या पुश नहीं कर पाते, तो मैं कहूँगा कि दैट पर्सन इज नॉट 100% हेल्थी. उनको चाहे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, बट फिर भी वो 100% हेल्थ के पैरामीटर पे नहीं खरे उतर रहे. सो a ballet dancer whose body is not having any disease but still cannot achieve
द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हर क्राफ्ट मतलब यहां पे उनका डांस, जो वो काम करती है, विल बी कंसिडर्ड डिसीज फ्री बट नॉट कंप्लीटली हेल्थी। हम उनको डिसीज फ्री तो कंसिडर करेंगे बट उनको पूरी तरह से हेल्थी नहीं कह सकते, उनको पूरी तरह से हेल्दी नहीं कह सकते। यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल। लेट्स से वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओके, अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बट उनके अंदर से वो कॉल नहीं आ रही अपने बिजनेस को बढ़ाने की। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं हो सकता है फिजिकल, मेंटल या सोशल लेवल पे मार खा रहे हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पा रहे। वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा अचीव करना बट कर नहीं पा रहे। कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं है, बट कई बार किसी के इमोशंस या थॉट्स ऐसे होते हैं जो बीमारी तो कोई नहीं है बट वो उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो बिजनेसमैन पूरी तरह से डिसीज फ्री है, कोई बीमारी नहीं उन्हें, बट वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे उनका क्राफ्ट, उनका काम उनको चाहता है पहुंचना, जिस पे उनको होना चाहिए, वो उस पे चाह कर भी नहीं पहुंच पा रहे, कोई ना कोई रुकावट आती जा रही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग ओनली डिसीज फ्री। सो डिसीज फ्री होना हेल्दी होने की गारंटी नहीं होता, राइट? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसीज एंड इट्स वेरियस कॉजेस। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज अ डिसीज। आइए शुरू करते हैं। डिसीज, एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाइज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ डिसीज। ऐसी कोई भी कंडीशन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो उनकी डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग होती है, या तो उसे डिस्टर्ब कर दे या उसे मॉडिफाई मतलब बदल के रख दे, उस कंडीशन को हम डिसीज कहते हैं। एंड डिसीजेस से रिलेटेड दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिम्टम्स एंड साइंस। पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। दीज आर इंडिकेशंस दैट वी फील as being wrong or unusual, such as cold, headache, cough, loose motions, etc. सिम्टम्स वो फीलिंग्स होती हैं जो हम महसूस करते हैं कि यार ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, डेली बेसिस पे आज हो रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है शरीर में। These indicate there may be a disease but do not exactly indicate what the disease is. For example, सिम्टम्स हमें ये तो समझाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे शरीर में, बट वो ये इंडिकेट नहीं करते कि गड़बड़ है क्या और कौन सी बीमारी हो सकती है। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। पहले हम साइंस के बारे में भी समझ लें, डिसीज के साइंस क्या होते हैं। साइंस गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज। साइंस हमें ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा नैरो रेंज में बताते हैं कि हाँ जी ये वाला डिसीज हो सकता है, तो ये आपको फीलिंग हो रही है। दे हेल्प द डॉक्टर्स टू डायग्नोज द डिसीज। साइंस की मदद से ही डॉक्टर्स डिसीज की जड़ तक पहुंच सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन की बॉडी में आर्म में पेन हो रही है। आर्म में पेन होना एक सिम्टम है और एक साइन भी है। सिम्टम की बात पहले करते हैं। हो सकता है आर्म में पेन इसलिए हो रही है क्योंकि आपका कोई शोल्डर मसल या शोल्डर जॉइंट या फिर किसी मसल में थोड़ी सी रप्चरिंग हो, या फिर किसी और वजह से आर्म में पेन आ सकती है। हो सकता है आप जिस रात को सो रहे थे तो आर्म ज़्यादा गलत पोस्चर में दब गई तो पेन है उसमें,
कोई भी रीजन हो सकता है, या आपने ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी कर ली है तो पेन हो रही है, बट ये एक सिम्टम है। आर्म में पेन तब भी आती है जब एक कार्डियक हार्ट अटैक होता है। जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है तब आर्म में या अपर बॉडी में या चेस्ट में पेन आती है। तो एक साइन क्या होगा कि अगर आर्म की पेन डायरेक्टेड है चेस्ट की तरफ, जैसे आर्म से पेन उठ रही है और चेस्ट तक आ रही है, तो ये डॉक्टर्स के लिए एक फिक्स साइन है कि हाँ जी शायद ये कंडीशन हार्ट अटैक की है। तो अकेली आर्म की पेन हमें नहीं बताती कि इसका कॉज क्या है, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा कर ली या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है पर्सन को या कोई और रीज़न है, बट साइंस हमें क्लियरली, डॉक्टर्स को क्लियरली गाइड करते हैं कि ये इस प्रॉब्लम की जड़ है, इनको ये डिसीज हो सकती है, राइट। एक और एग्जांपल देते हैं। हेडेक की प्रॉब्लम बहुत आजकल कॉमन है। हेडेक अगर प्रॉपरली नींद ना लें तो भी होता है, लैक ऑफ इनफ स्लीप की वजह से, और हेडेक स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो हेडेक के बहुत कॉजेज हैं। हेडेक एक क्रॉनिक डिसीज है, मेनिनगाइटिस। इसमें जो मेनिंजस लेयर्स होती हैं हमारे ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, वी कॉल देम मेनिंजेस। तो मेनिनगाइटिस में इन लेयर्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये एक पैथोजन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कमाल की बात यह है कि मेनिंजाइटिस जैसे क्रॉनिक डिसीज, बड़े सीरियस डिसीज में भी हेडेक जैसी प्रॉब्लम, हेडेक जैसा सिम्टम उभर के आता है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके ये कहते हैं कि आपको कई दिनों से हेडेक है, तो डॉक्टर ये नहीं आपको बता पाएगा कि ये हेडेक क्यों है। क्या सिर्फ आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या आपको कोई टेंशन है, या फिर आपको मेनिंजाइटिस जैसी एक सीरियस प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली इट्स रिकवरेबल, बट इन दोनों प्रॉब्लम्स के मुकाबले इट इज मोर सीरियस। सो सिम्टम्स आपको ये, डॉक्टर्स को ये नहीं गाइड करते कि बंदे को प्रॉब्लम क्या है, बट साइंस डॉक्टर्स को परफेक्टली गाइड करते हैं कि इस पर्सन को कौन सा डिसीज हो सकता है। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस। आइए समझते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ डिसीजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिसीजेस की टाइप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि वो कितनी देर के लिए होते हैं किसी भी इंसान को। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस राइट नाउ। तो एक इंसान को डिसीज यहाँ तो बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, जैसे कुछ दिन या 1 या 2 हफ्ते, या फिर बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए होता है, जैसे कुछ 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, कुछ महीने, कई बार पूरी जिंदगी वो डिसीज इंसान के अंदर रहती है। पहला कैटेगरी है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीजेस वो डिसीजेस होते हैं जो लास्ट करते हैं फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटी टाइम पीरियड के लिए इंसान को होते हैं। दे डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स। दे डू नॉट कॉज, क्योंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए इंसान के शरीर पे इफेक्ट करते हैं, तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर सके ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज नहीं करते। एंड यूजुअली जब पर्सन का क्योर हो जाता है तो वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बन सकता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, तो बच्चों आपने सुना होगा कि कॉमन कोल्ड कई बार कुछ बच्चों को तो साल में 2-2, 3-3, 4-4 बार होता है, जितनी बार मौसम बदलता है उतनी बार। तो कॉमन कोल्ड एक एक्यूट डिसीज है, क्योंकि अक्सर वो 4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, और उसके ठीक होने के बाद उस पर्सन को अपने ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट फील नहीं होता। ही इज एज गुड एज ही वॉज अर्लियर बिफोर द डिसीज। दैट्स वाई इट इज अ एक्यूट डिसीज। लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड टाइप ऑफ डिसीज, जो बहुत ज़्यादा देर के लिए होते हैं। सच डिसीजेज आर कॉल्ड एज क्रॉनिक डिसीजेस। These last for a long time, even as much as a lifetime. कई बार ये जिंदगी भर के लिए रहते हैं। They cause drastic long-term effects on human health. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर के लिए होते हैं, इसलिए इनके पास sufficient टाइम होता है ह्यूमंस की बॉडी पे जिंदगी भर या बहुत लंबे समय तक इफेक्ट डालने का। एंड एग्जाम्पल्स कैन बी
कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, और यू कैन से एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि एक वर्म की वजह से होता है, कॉज्ड बाय अ फिलेरियल वर्म। और इस डिसीज में पता है क्या होता है बच्चों, इसको ना एलिफेंट्स फुट भी कहा जाता है, क्योंकि एलिफेंटियासिस में जिस पर्सन को ये होता है उनका पैर हाथी के पैर की तरह सूज जाता है, स्वेल हो जाता है। तो ये डिसीजेस क्रॉनिक डिसीजेस हैं, अगर एक बार पर्सन को हो तो कई कई महीने या कई साल या कई बार तो जिंदगी भर उस पर्सन के साथ रहते हैं। इवन डायबिटीज भी इसी का एग्जाम्पल होगा। डायबिटीज भी, जिसको आप हाई शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं, इवन लो शुगर की भी प्रॉब्लम हो तो मेनली डायबिटीज इज द प्रॉब्लम ऑफ हाई शुगर, वो एक क्रॉनिक डिसीज है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ डिसीजेस। बीमारियां, डिसीजेस होती किन वजहों से हैं। सो ब्रॉडली देखा जाए, मेनली बीमारियां होने के लिए, डिसीजेस होने के लिए दो तरह के कॉजेज हैं। पहले कॉजेज जो प्राइमरी कॉजेज हैं, जो मेन रीजन है जिसकी वजह से किसी पर्सन को बीमारी होती है, उन्हें हम कहते हैं इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट का मतलब ये इमीडिएटली पर्सन को बीमार करते हैं। दीज आर दी रियल और प्राइमरी कॉजेज। इनको फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अटैक होते ही, इनके इंसान में आते ही पर्सन को बीमारी लग जाती है। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम, इस तरह के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी कैटेगरी के कॉजेज में आते हैं। अगर किसी इंसान में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दें, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो उस इंसान के अंदर बीमारी का इमीडिएट कॉज बन जाते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड दो तरह के डिसीजेस हम देख सकते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस वो होते हैं जो अगर एक पर्सन को हो, एक डिसीज पर्सन को हो, जिस पर्सन को बीमारी है, उससे एक हेल्दी पर्सन को हो सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल कैन बी tuberculosis, it is an infectious disease। बट नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस वो होते हैं जो अगर एक डिसीज पर्सन को हो, एक बीमार पर्सन को हो, तो उसके कांटेक्ट में अगर एक हेल्थी पर्सन आ भी जाए तो भी वो बीमार से हेल्दी पर्सन तक नहीं फैल सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कैंसर। कैंसर जो होता है वो किसी भी पर्सन के अंदर जीन्स की वजह से या किसी तरह के कैंसर को बढ़ावा देने वाले खाने पीने या सामान की वजह से पनप सकता है। बट अगर एक बंदे को कैंसर है, उसके साथ बैठ के कोई दूसरा पर्सन खाना खा भी लेता है या कांटेक्ट में आ भी जाता है, तो उस पर्सन को कैंसर नहीं होगा। इसलिए इन्फेक्शियस डिसीजेस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। And non-infectious diseases are known as non-infectious means non-communicable। ये एक से दूसरे को कम्युनिकेट नहीं हो सकते, जिस पर्सन को है उसी को लगे रहेंगे। So this is the concept about immediate causes. Now let's talk about the second cause, जो कि immediate cause की तरह एकदम अटैक तो नहीं करता, बट उसका होना इस बात की गारंटी देता है कि पर्सन को बीमारी लग जाएगी और हो सकता है वो जल्दी ठीक भी ना हो। दीज आर दी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस। ऐसे कॉजेस जो पर्सन को बीमार करने में पहले नंबर पे रोल नहीं प्ले करते, बट अगर उस पर्सन के ऊपर अटैक हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या उस बीमारी का, तो ये कॉजेस उस पर्सन को बीमार करने में और मदद करते हैं। यस, ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड कॉजेस हैं। आइए देखते हैं। दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स, जो आपके शरीर के भीतरी वजहें होती हैं बीमारी की। दे डू नॉट लीड टू अ डिसीज देमसेल्व्स, खुद बीमारी नहीं करते, बट दे कैन सपोर्ट द इमीडिएट कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल,
कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। बार बार डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी तक हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। आपकी इम्यूनिटी ही इसको लड़ने में आपकी मदद करेगी। क्यों? 60-65 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोग और छोटे बच्चे इस वायरस के ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और जिन लोगों की उम्र इस रेंज के बीच में आती है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉसेस काफ़ी लो हैं। तभी कोरोना वायरस अगर उनको कांटेक्ट में ले भी लेगा तो भी वो रिकवर कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस का जो अटैक होगा उसमें जो लोगों की इम्यूनिटी वीक होगी वो जल्दी उसके पकड़ में आ जाएंगे और जल्दी से रिकवर भी नहीं होंगे। मे बी फैटेलिटीज़ भी हों, डेथ रेट भी ज़्यादा हो। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिन लोगों में ऑलरेडी फैमिली में कोई डिसीज़ के जीन्स कैरी होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन में अगर कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं तो वो थोड़ा सा भी कैंसर कॉजिंग फूड या किसी तरह का मटेरियल इंजेस्ट करेगा, खाएगा, तो उसमें वो कहेगा भैया कैंसर को बढ़ावा दे, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी वो जीन्स हैं। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज के लैक का मतलब होता है प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ का ना होना, प्रॉपर रिसोर्सेज का ना होना जिसमें हम ठीक हो सकें। इसमें पावर्टी का बहुत बड़ा रोल है। पावर्टी का क्या मतलब होता है? पावर्टी एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी ह्यूमन अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने में नाकामयाब होता है। आज की डेट में पावर्टी का मतलब है बेसिक नेसेसिटीज़, 5 तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ में से कोई भी फुलफ़िल ना कर पाना। इन 5 में खाना, सिर पे छत, कपड़े पहनने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आती हैं। तो आपको पता है प्रॉपर इंडिया के लिए बात की जाए तो बहुत सारे लोग बिलो पावर्टी लाइन है। इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, पैसा नहीं होता, अगर कोई बीमारी लग भी जाए तो ये अपना इलाज भी ठीक से नहीं करा सकते। सो पावर्टी एक थर्ड लेवल कॉज का काम करती है बीमारी को बढ़ावा देने में। सो स्टूडेंट्स, this was about the causes of diseases, and the next lecture will be about infectious diseases. Infectious diseases communicable diseases होते हैं जो एक से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं। सो ये डिसीजेस बहुत डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।